Hello, good morning, students. Today we will start the reading of chapter number 15, that is motion and time. In 6th standard, you also studied the same chapter. So, in 7th standard, we will read about some more topics related to the motion and time. So, let's start the chapter. Very first topic is motion. What is motion? When we said an object is in motion, जब किसी ऑब्जेक्ट की एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, कि वो मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन, एक पॉइंट है, उस पॉइंट के रिलेटेड कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है तो हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। तो सपोज यहाँ पे एक ट्री है, एक पर्सन यहाँ से, ये ट्री है, यहाँ से एक पर्सन जा रहा है, तो ये तो एक फिक्स पॉइंट हो गया। पर्सन जा रहा है, वो मूव कर रहा है टाइम टू टाइम। 1 सेकेंड में उसकी पोजीशन यहाँ थी, 2 मिनट्स बाद वो यहाँ पहुँच गया, 3 मिनट्स आफ्टर वो यहाँ पहुँच गया। तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है इस पॉइंट के रिलेटेड, तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये ट्री है, यहाँ पे एक होम भी है, वो वहीं का वहीं है, उसकी टाइम के साथ कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स वो रेस्ट पे है। हमने डिफरेंट टाइप्स की मोशन जो हैं वो रीड ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में करे हैं। हमने रेक्टिलिनियर मोशन करी है, सर्कुलर मोशन करी है, ऑसिलेटरी मोशन करी है। तो यहाँ पे इस टेबल में कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और मोशंस के नेम दिए हुए हैं, ये मैचअप आप खुद से करोगे। नेक्स्ट इज स्लो और फास्ट मोशन। अब हमें ये तो पता है कि मोशन क्या होता है, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये स्लो है और ये फास्ट है। हमारी डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि मोशन जो है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत स्लो मूव कर रहा है या वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। अगर क्या है, हमारा जो फ़ैन है वो 1 नंबर पे चल रहा है, तो अगर समर्स हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, हमारे को वो लगेगा कि फ़ैन बहुत धीरे चल रहा है। बट अगर वो क्या होगा, ज़्यादा अगर हम उसको चला देंगे, 5 नंबर पे फुल पे चला देंगे, तो वो जो फ़ैन है वो बहुत फास्ट मूव करेगा और हमारे को ज़्यादा हवा भी देगा। अगर आप क्या हो, आपको कोई दूर किसी सिटी में जाना है, आपको जल्दी पहुंचना है, वो सिटी है भी दूर, तो आपको जल्दी पहुंचने के लिए आप क्या प्रेफर करोगे? आप एरोप्लेन प्रेफर करोगे बजाय कि ट्रेन और कार के। क्यों? इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो एरोप्लेन है वो फास्टर ट्रैवल करता है ट्रेन्स और कार के कंपैरिजन में। अगर बिल्कुल स्लो हवा चल रही है तो वो उसको हम ब्रीज़ कहते हैं और वो हमारे को अच्छी भी लगती है। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट एयर चलती है तो वो क्या है, हमारे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उससे तूफ़ान आ जाता है, टॉर्नेडोज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा उससे नुकसान भी हो जाता है। कोई 10 एथलीट्स हैं, उन्होंने एक रेस में पार्टिसिपेट किया। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन पहले नंबर पे आया? तो आपका क्या रिप्लाई होगा कि या तो जो बिल्कुल एंड फिनिश पॉइंट है वहाँ पे जो सबसे पहले पहुँचा, या फिर आप कहोगे कि जो उस रेस को जीता, जिसने सबसे कम टाइम में उस रेस को कंप्लीट किया, या फिर जो सबसे तेज़ दौड़ा। तो इससे हमारे को क्या पता चलता है कि इन सब से हमें बहुत इजीली पता चल गया कि कौन फास्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, कौन स्लो मोशन में है। तो फास्ट और स्लो मोशन का पता लगाने के लिए हमें 2 थिंग्स की नीड होती है। वो कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं? फर्स्ट इज़ डिस्टेंस, कितना ट्रैवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है, और वो कितने टाइम में वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, हमें उस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो 100 मीटर कवर कर रहा है, 1 किलोमीटर कवर कर रहा है और कितने मिनट में कर रहा है। अब कोई रेस है, हम स्टॉप वॉच की हेल्प से टाइम भी मेज़र करते हैं कि येस, जिसने सबसे कम टाइम में वो रेस कंप्लीट करी, इट मीन्स वो फास्ट मोशन के अंदर है। तो इसके साथ साथ अब हमारे को टाइम के मेजरमेंट की भी नीड हुई। ये जो टाइम के मेजरमेंट की नीड है ये हमारे को बहुत पहले ही पता चल गई थी। इसी
बट जब वॉचेस नहीं होती थी तो जब सनराइज़ होता था तो हम कहते थे कि डे हो गया, जब सनसेट होता था, मून निकल आता था तो हम कहते थे कि अब रात हो गई है। हमारे को कोई भी डे के इंटरवल्स का, ड्यूरेशंस का कुछ भी पता नहीं चलता था। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा सर्च करी इसके ऊपर और बहुत सारे डिफरेंट वेज बनाए, डिवाइस बनाए, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, हम टाइम का पता लगा सकते थे। पहले क्या होता था, सन की पोजीशन की सन अब ईस्ट में है, धीरे धीरे वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, या मून जिस पोजीशन में है, मून और सन की पोजीशन के बेसिस पे ही हम टाइम का पता लगाते थे। हम स्टार्स की पोजीशन के बेसिस पे भी हम टाइम का पता लगाते थे। जो जंतर मंतर है दिल्ली के अंदर, सेंट्रल दिल्ली के अंदर, यहाँ पे एक वॉच बनी हुई है। ये एडवांस फॉर्म है किसकी, सन डायल की। सन डायल एक हमने स्टार्टिंग में, जब हमारे पास रिस्ट वॉचेस, वॉल क्लॉक्स नहीं होती थी, तो सन डायल की हेल्प से हम टाइम का पता लगाते थे। और सन डायल इवन आप होम पे भी बना सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम बताएंगे कि कैसे हम उसको देख सकते हैं, कैसे हम उसको होम पे बना सकते हैं और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। तो आपको बनाने के लिए सनडायल आपको क्या चाहिए, आपको एक कार्डबोर्ड की शीट लेनी है, उसमें से 1 मीटर डायामीटर होना चाहिए और एक सर्कुलर पीस उसका कट कर लेना है, और 50 सेंटीमीटर की एक वुडन रोड ले लेनी है। उस सर्कल के सेंटर में आपको वो वुडन रोड को लगा देना है अच्छे से। और फिर आपने जो ये बस ये अरेंजमेंट बनाया है, इसको आपको सनी डे में, जब सन निकला हुआ हो, तो आपको इसको ओपन स्पेस में रखना है। 6 बजे के आसपास आपने इसको रखना है, 6 बजे आपने इसको रखना है। और जब इस वुडन की शेडो बन रही होगी, वहाँ पे पेंसिल से, एक डार्क पेन से मार्क कर लेना है। और फिर आपको 1 आवर आफ्टर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, शेडो इसकी चेंज होती रहेगी। तो वही क्या होगा, उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, टाइम को हमने पता लगाया। आपने इसकी सरकमफ्रेंस पे क्या मार्क करते जाना है 1 आवर आफ्टर, और ये हमारा क्या हो गया, हमारी ये सन डायल बन गया। इसके साथ साथ अब उसके बाद बहुत सारी क्लॉक्स हमने बाद में इन्वेंट करी। टेबल क्लॉक है, ये सैंड क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हमने क्लॉक्स यूज़ करी हैं। हमने बहुत सारी क्लॉक्स को इन्वेंट किया है। तो जो भी ये सैंड क्लॉक थी, वाटर क्लॉक थी, ये हमारे को एग्जैक्ट टाइम नहीं बताती थी, बस अप्रॉक्सीमेटली ये इसकी ऑलमोस्ट इतना टाइम हो गया यही बताती थी। पुरानी वाली जो भी हमारी क्लॉक्स हैं, उनमें से सन डायल हमारे को सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताती थी कंपैरिजन टू सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन आया, वो हमारी अलार्म क्लॉक्स हैं, जो वॉल क्लॉक्स हैं और डिजिटल क्लॉक्स हैं। ये हमारे को और भी ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताती हैं। इसके बाद एक क्लॉक आई, एटॉमिक क्लॉक, जो ये सबसे ज़्यादा हाईली साइंटिफिकली डेवलप्ड क्लॉक है और ये हमारे को सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताती है। ये जो हमारी एटॉमिक क्लॉक मेंटेन्ड है, इसको किसने बनाया है, नेशनल फिज़िकल लैबोरेटरी NPL ने बनाया है दिल्ली के अंदर। और हम इसको जब भी मॉर्निंग न्यूज़ आती हैं तो ये क्या करती है, बीप की साउंड करती है। और इसके साथ साथ ये हमारे को स्टैंडर्ड टाइम बताती है और इतना एक्यूरेट टाइम बताती है कि ये 1 सेकंड का को अगर हम डिवाइड करें 1 मिलियन से, तो उतने सेकंड का टाइम भी ये हमारे को एक्यूरेटली बताएगी। तो कभी कभी हमारे को, हम टाइम मेज़र कर रहे हैं, हमें बहुत कम टाइम को मेज़र करने की नीड होती है। तो हम क्या करते हैं, कोई कार की रेस हो रही है, कोई हमारी रेस हो रही है, तो हमें उसमें टाइम को मेज़र करना है, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, हम स्टॉप वॉच की हेल्प से कम टाइम को मेज़र करते हैं। एक्यूरेट हमें टाइम मेज़र करना है इन सेकंड्स के अंदर। सेकंड्स के भी आगे डिवीज़न्स के अंदर आप देखते हो कि आपके जो स्पोर्ट्स टीचर्स होते हैं, जब वो आपकी गेम्स कराते हैं, उनके पास स्टॉप वॉच होती है, क्योंकि वो उसकी हेल्प से एक्यूरेट टाइम का पता लगाते हैं। तो इसके साथ साथ जो टाइम है, ये बहुत ज़्यादा
हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इवन नेचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नेचर में ऑब्ज़र्व करो तो नेचुरली टाइम के साथ साथ अपने आप ही कुछ एक चेंजेस हमारे वेदर के अंदर, हमारे नेचर के अंदर चेंजेस होते हैं। लाइक ऑटम आती है, हमारे प्लांट्स के जो ट्रीज़ हैं वो जो लीव्स हैं वो गिर जाते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, टाइम पे फ्रूट्स लगते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर। जो फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, उनका ब्रीडिंग का एक टाइम होता है, उनका माइग्रेट करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो ये सब की सब चीज़ें हमारे टाइम के ऊपर ही बेसिस हैं। इसके साथ साथ अगर हम एग्जाम्पल है हमारी हार्ट बीट का, तो जो हमारी हार्ट बीट है वही अगर वो रेगुलर है तो उससे हमें पता चलता है कि येस हम हेल्दी हैं। तो बहुत सारे अनकाउंटेबल हमारे सिचुएशंस हैं, फिनोमिनाज हैं जिसमें टाइम रिलेट करता है और टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपना बर्थडे कैसे भूल सकते हो? आपको पता है कि येस आपका बर्थडे आ गया, इट मीन्स अब 1 ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये इन सब बेसिस से हम टाइम का पता लगाते हैं। अब टाइम को मेजर करने के लिए उसका एसआई यूनिट क्या है? सेकंड होता है इसका एसआई यूनिट। तो 1 मिनट, उसके साथ साथ हम मिनट भी यूज़ करते हैं, आवर्स भी यूज़ करते हैं। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 आवर के अंदर कितने सेकेंड्स हो गए? 60 × 60 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। तो कितने ईयर होते हैं? 365.25 डेज होते हैं। नेक्स्ट इज चेक पॉइंट 1, ट्राई चेक पॉइंट 1। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। अब स्पीड क्या होता है ये हम 600 में करके आए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी फास्टनेस को, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है उसको मेजर करना, वो क्या होता है? स्पीड होता है। स्पीड को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या है? कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। अब इनके सिंबल्स क्या हैं? हम स्पीड को डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से और टाइम को हम डिनोट करते हैं t से। ज़रूरी नहीं है कोई भी वर्ड है तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा उसी से ही हम उसको डिनोट करेंगे, नो। अब स्पीड है वो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट s है और हम उसको डिनोट किससे करते हैं? v से करते हैं। तो जब भी आप इसको यूज़ करो फॉर्मूला को तो ध्यान रखना कि s नहीं आएगा, स्पीड की जगह v आएगा। अब हमें क्या करना है? हमें ऐसा यूनिट निकालना है डिस्टेंस का और हम स्पीड का, सॉरी। तो हमें स्पीड का ऐसा यूनिट निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिस्टेंस और टाइम का ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। डिस्टेंस हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर के अंदर मेज़र करते हैं और टाइम हम किस में मेज़र करते हैं? सेकंड के अंदर। तो ये हमारा आ गया स्पीड का ऐसा यूनिट। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वो स्पीड की एक और डेफिनेशन दे रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। की कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही क्या होती है? स्पीड होती है। अब हमने कहा कि जो हमारी स्पीड है उसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, बट जो कुछ एक व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो उनके लिए हमारे को मीटर से ज़्यादा बड़े जो हमारे यूनिट्स हैं उनकी नीड होती है। तो हम क्या करते हैं? मीटर की जगह हमने किलोमीटर कर दिया और सेकंड की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ करते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा स्पीड को क्या करना है? मेजर करना है तो आप मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर आर को यूज़ करोगे। तो अब 1 किलोमीटर पर आर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? तो वो क्या है? 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड्स होते हैं।
आपने सुना होगा कि कोई स्पीड है कार की, वो कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, 120 किलोमीटर पर आवर है। तो जो ये हमारा यूनिट है, यूनिट के आगे हम नंबर्स को आगे लगाते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार है, वो अगर सपोज 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है तो 1 किलोमीटर सेम स्पीड से नहीं जाएगी। उसकी 1 किलोमीटर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे उसकी स्पीड के अंदर। अगर ट्रैफिक है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, अगर खाली रोड है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वो ब्रेक भी लगाएगा। तो कभी भी कोई भी व्हीकल की सेम स्पीड नहीं रह सकती है हमेशा के लिए। तो हम स्पीड की जगह क्या यूज़ करते हैं, एवरेज स्पीड यूज़ करते हैं कि ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट की, उस व्हीकल की कितनी स्पीड थी। तो उसका हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो कोई अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पे कोई भी व्हीकल है वो 3 आवर्स के अंदर 45 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 45 डिवाइड बाय 3 हम कर देंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये उस व्हीकल की एवरेज स्पीड आ गई। तो हम जो एवरेज स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया और कितने टाइम में करा, वो हमारी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। और जो भी स्पीड में चेंजेस हुए बीच में से, वो 30 पे भी चला, वो 40 पे भी चला, वो 70 पे भी चला, हम उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज समथिंग मोर। कोई ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल ही कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, ये 10 से ही स्टार्ट हुआ और 10 से ही चल रहा है वो, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्पीड है वो वेरिएट कर रही है, चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्पीड के अंदर, कभी वो 40 पे चल रहा है, कभी वो 60 पे चल रहा है, कभी वो 20 पे चल रहा है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म motion. So that's it for today. Read this chapter up to this. In next class we will do numericals related to the same formula.